डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम उत्पादन संभावना वक्र, फ्रंटियर, सीमा वक्र, इन नामों से इसको जाना जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, मान्यताएं के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक को एक एक करके बारी बारी से हम शुरू करते हैं और समझते जाते हैं। आप मेरे साथ ध्यान लगा करके, मन लगा करके अच्छे से उन चीज़ों को समझते जाइए और इस टॉपिक में आप अपनी समझ विकसित करिए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए उत्पादन संभावना वक्र जो लिखा है, उत्पादन संभावना वक्र, फ्रंटियर, सीमा वक्र। ठीक है, वक्र मतलब होता है एक प्रकार का रेखा चित्र। ठीक है, और उत्पादन संभावना का मतलब होता है उत्पादित होने वाली वस्तुओं की संभावना को व्यक्त करने वाला वक्र, मतलब रेखा चित्र, उसी को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसके थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए उत्पादन संभावना फ्रंटियर वक्र दो वस्तुओं के ऐसे सभी संभव संयोजनों को प्रकट करता है जो एक अर्थव्यवस्था, उपलब्ध तकनीक और दिए साधनों के पूर्ण व कुशलतम उपयोग से उत्पन्न कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या करती है, दो वस्तुओं के ऐसे सभी संभव संयोजनों को प्रकट करता है। संयोजन मतलब होता है कि जोड़ी या फिर योग बोल सकते हो आप। जैसे आगे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उत्पादन की इकाई अलग अलग, जैसे उत्पादन के जो साधन है वो भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, ये 5 साधन है समझिए। तो इनको जो है, इनकी संख्या सीमित है। ये साधन जितने हैं उतने में ही हमको जो है उत्पादन करना है। अब हमारे पास दो वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं में से हमको किसी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाकर दूसरे वस्तु के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, या दूसरे वस्तु के उत्पादन को घटाकर पहले वाले वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, या दोनों वस्तुओं के उत्पादन को बराबर बराबर भी हम कर सकते हैं। तो अनेक संयोग बनते हैं। इन संयोगों के बारे में हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो अभी आपको बस याद रखना है, उत्पादन संभावना वक्र में क्या होता है, तो दो वस्तुओं के सभी संभव संयोजनों को प्रकट करता है। दो वस्तुओं के सभी संभव प्रयोजनों को प्रकट करता है जो एक अर्थव्यवस्था, उपलब्ध तकनीक और दिए संसाधनों के पूर्ण व कुशलतम उपयोग से उत्पन्न कर सकती है। चलिए, इसको आगे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, उत्पादन संभावना। यहाँ पे टीवी है और यहाँ पे एक गेहूँ लाख टन। एक जो है वो है टीवी, मतलब ये पूंजीगत वस्तुएं, गेहूँ उपभोक्ता वस्तुएं हैं। अब हमको अगर ये जो नीचे जो ABCD लिखा है, यही संयोजन है, यही संभावना व्यक्त कर रहा है कि अगर एक ए में देखेंगे तो ए में टीवी की अगर 5000 उत्पादन हो रहा है तो गेहूं का उत्पादन क्या हो रहा है, 0 लाख टन, मतलब 0 लाख टन हो रहा है। यहाँ पे लाख टन में दिया हुआ है और गेहूं टीवी 1000 में। तो अगर हम उत्पादन के समस्त जो साधन है उसको टीवी के उत्पादन में लगा देंगे तो गेहूं का उत्पादन 0 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम दूसरा से बी वाले संभावना को देखेंगे तो बी वाला संभावना क्या व्यक्त कर रहा है कि अगर हम टीवी के 4000 उत्पादन, टीवी का 4000 इकाई का उत्पादन करते हैं और कुछ जो उत्पादन के साधन हैं उनको हम गेहूं के उत्पादन में अगर लगा देते हैं तो गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है, 5 लाख टन हो रहा है। देखिए, ठीक है। तीसरे इकाई में क्या हो रहा है, तीसरे इकाई मतलब सी में, सी संयोजन को देखिए। सी में अगर हम टीवी के 3000 उत्पादन करते हैं तो हमारा गेहूं का उत्पादन 10 लाख टन मीट्रिक टन होगा। क्योंकि 3000 उत्पादन कैसे, तो जो पहले 5000 उत्पादन के लिए हम जितने श्रमिकों का, जितना जितने जो उत्पादन के साधन है उनको लगाए थे, उनमें से हम कम करके टीवी के उत्पादन को कम कर दिए और उस
जो मानव संसाधन है, वो जो उत्पादन के साधन है, उनको हमने गेहूं में लगा दिया तो गेहूं का उत्पादन बढ़ जाएगा और टीवी का उत्पादन कम हो जाएगा। ऐसे ही डी संयोजन में देखिए, डी संयोजन में टीवी का जो है उत्पादन 2000 टन है, 2000 है, जबकि गेहूं का 12 लाख टन है। क्लियर हो गया। फिर ई में देखिए, तो ई में अगर हम टीवी का 1000 उत्पादन करते हैं तो हमारा गेहूं का उत्पादन कितना हो जाएगा, 14 लाख टन हो जाएगा। उसी प्रकार एफ संयोजन को देखेंगे तो अगर हम टीवी में जितने भी उत्पत्ति के जो साधन है उनको लगाए थे, उसको हम हटा करके डायरेक्ट हम कहाँ लगा दिए, गेहूं के उत्पादन में लगा देंगे तो हमारा जो गेहूं का उत्पादन है वो कितना हो रहा है, सर्वाधिक हो रहा है, जो कि 15 लाख टन हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो उत्पादन संभावना जो सूची यहाँ पर देखे, ये वाला ABCDEF, ये बताता है कि अगर हम 5000 टीबी उत्पादन करेंगे तो गेहूं जो है उत्पादन 0 होगा। उसी प्रकार बी में बताता है कि अगर 4000 हम टीवी का उत्पादन कर रहे हैं तो हमको जो गेहूं की मात्रा है वो 5 लाख टन गेहूं उत्पादित हो पाएगा। ठीक है, ऐसे संयोजन बनते हैं। इन्हीं संयोजन, ये क्या है, दो वस्तुओं का संयोजन है। यहाँ पर देखिए एक टीवी है और एक गेहूं है, तो इसी दो वस्तुओं के संयोजन के बारे में विभिन्न संयोजन को बताता है। यहाँ पर यही चीज़ लिखा हुआ है कि उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के ऐसे सभी संभव संयोजनों को प्रकट करता है जो एक अर्थव्यवस्था, उपलब्ध तकनीक और दिए संसाधनों के पूर्ण व कुशलतम उपयोग से उत्पन्न कर सकती है। अब क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब है उत्पादन संभावना की वक्र की विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता के बारे में। तो देखिए उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता क्या क्या है। तो पहला है कि यह वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है। इसको हम आगे समझेंगे, अभी केवल याद करिए कि मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है। ठीक, दूसरा में क्या लिखा है कि यह वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। बाएं से दाएं, बायां आपका कहाँ है और दायां कहाँ है। तो ऐसे अगर वक्र बनाएंगे तो ये इधर का जो है बायां हो गया, बायां से ये आपका दायां हो गया। ठीक, तो बायां से दायां जो है ढालू होता है। क्लियर है। इस प्रकार से वक्र बनाते हैं और ऐसा ग्राफ खींचेंगे तो क्लियर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। ये मान्यताएं परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है मान्यता के बारे में, तो इसको याद रखना आपको जरूरी है। उत्पादन संभावना वक्र 2 नंबर का प्रश्न भी पूछता है। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं 4 नंबर का प्रश्न में आता है, 3 नंबर के प्रश्न में आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर जैसे उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं देखिए, यहाँ पर देखिए उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं के बारे में मैं बताता हूँ। इसमें ये देखिए, ये 8वां नंबर में लिखा है कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं लिखिए। छत्तीसगढ़ 2021 में सेट ABC में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। तो पहला तो उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता में पहला 2 वस्तु, कितनी वस्तु, 2 वस्तु। ये मान्यताएं कहाँ से, हम जो अभी परिभाषा पढ़े उत्पादन संभावना वक्र में, उसमें लिखा हुआ है कि 2 वस्तुओं के सभी संभव संयोजनों को क्या करता है, प्रकट करता है। तो यहाँ पर पहला जो मान्यता क्या हो जाएगा, 2 वस्तुएं। दूसरा जो है वो है साधनों की स्थिर मात्रा, साधनों की स्थिर मात्रा। और तीसरा है साधनों का पूर्ण रोजगार या पूर्ण उपयोग। और चौथा है स्थिर तकनीक। इन चारों बिंदुओं को आपको याद रखना है। 2 वस्तुएं, दूसरा साधनों की स्थिर मात्रा, तीसरा साधनों का पूर्ण रोजगार या पूर्ण उपयोग, और चौथा है स्थिर तकनीक। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताओं पर आधारित थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। 2 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं, 2 वस्तुएं। वैसे तो अर्थव्यवस्था को सैकड़ों और हजारों वस्तुओं के बीच
चयन करना पड़ता है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम इसमें यह मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था केवल दो वस्तुओं का उत्पादन करती है। दूसरा, साधनों का स्थिर मात्रा। इसमें स्थिर साधनों की मात्रा का प्रयोग होता है। स्थिर साधनों की मात्रा का प्रयोग होता है किसमें? उत्पादन संभावना वक्र में। ठीक है, पहला दो वस्तुओं के बीच उत्पादन करती है। दूसरा, स्थिर साधनों की मात्रा का प्रयोग होता है। तीसरा, साधनों का पूर्ण रोजगार या पूर्ण उपयोग। इसमें साधनों की बेरोजगारी या साधनों की कुशलता का अभाव पाया जाता है। साधनों का पूर्ण रोजगार या पूर्ण उपयोग। ठीक है, और इसके बाद है स्थिर तकनीक। इसमें तकनीक का स्तर स्थिर रहता है। तकनीक का स्तर कैसा रहता है? स्थिर रहता है। ठीक है, तकनीक का स्तर कैसा होता है? स्थिर होता है। ये जो मान्यताएं हैं, इसमें जो तीसरा बिंदु है, यहाँ पर मान्यता में जो तीसरा बिंदु दिख रहा है उसको साधनों का पूर्ण रोजगार और पूर्ण उपयोग। यहाँ पर अगर बुक में देखा जाए तो लिखा है कि साधनों का पूर्ण व कुशलतम उपयोग किया जाता है। साधनों का पूर्ण कुशलतम उपयोग, कि यहाँ पर कुशलता का अभाव, इसको आप हटा दीजिएगा। यहाँ पर क्या रखिएगा? संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम उपयोग किया जाता है। ये नवबोध प्रकाशन के बुक में लिखा हुआ है कि संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग किया जाता है। ठीक, और तीसरा जो है वह है स्थिर तकनीक। तो तकनीक को स्थिर माना जाता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तकनीक क्या होती है? स्थिर होती है। ठीक है, संसाधनों की मात्रा सीमित है। यहाँ पर दो वस्तुएं लिखा है ना, साधनों की स्थिर मात्रा मतलब संसाधनों की मात्रा क्या है? स्थिर है, मतलब सीमित है। संसाधनों की मात्रा सीमित है। यहाँ पर एक शब्द लिख लीजिएगा, सीमित। क्या शब्द लिखेंगे? सीमित। संसाधनों की मात्रा क्या है? सीमित है। ठीक है, संसाधनों की मात्रा सीमित है। इस शब्द को लिखना है आपको। क्लियर हो गया होगा। तो संसाधनों की मात्रा सीमित है और एक दूसरे से उपयोग में हस्तांतरित किया जाता है। एक दूसरे को उपयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। दूसरा है संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम उपयोग किया जाता है। और तीसरा, तकनीक को स्थिर माना जाता है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये चार जो हैं, आप पॉइंट को याद रखिएगा। दो वस्तुएं, इसको भी आप लिख सकते हैं। दो वस्तुएं, साधनों का स्थिर मात्रा, और तीसरा साधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग। ठीक है, और चौथा स्थिर तकनीक। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट थोड़ा ठीक नहीं। साधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं उत्पादन संभावना फ्रंटियर का ढलान। ठीक है, तो पीपीएफ नीचे की ओर गिरता है। पीपीएफ नीचे की ओर गिरता है क्योंकि ढलान कैसा होता है? ये प्रश्न भी कभी कभी पूछता है परीक्षा में, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको। उत्पादन संभावना वक्र में पीपीएफ नीचे की ओर गिरता है। अब क्यों? क्योंकि एक वस्तु की अधिक मात्रा दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगे संसाधनों को हटाकर ही उत्पादित की जा सकती है। जैसे हमने अभी बताया कि अगर हम टीबी की सर्वाधिक उत्पादन करेंगे तो गेहूं में लगे हुए जो संसाधन है उनको हटा करके टीबी के उत्पादन में लगाएंगे, तब जा कर के टीबी की अधिक मात्रा उत्पादित होगी। अगर हमको गेहूं उत्पादन करना है तो टीबी में लगे हुए जो संसाधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, उनको हटा करके हम गेहूं के उत्पादन में लगाएंगे, तब जा कर के गेहूं की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि पीपीएफ नीचे की ओर गिरता है क्योंकि एक वस्तु की अधिक मात्रा दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगे संसाधनों को हटाकर ही उत्पादित की जा सकती है। क्लियर हुआ? दूसरा लिखा है पीपीएफ नतोदर स्वरूप का होता है। इसी को पढ़े थे विशेषता में। तो पीपीएफ नतोदर स्वरूप का होता है क्योंकि जब अधिक से अधिक संसाधन एक अवसर से दूसरे अवसर में स्थानांतरित किए जाते हैं, जैसे टीबी से गेहूं में साधनों को क्या किया गया? हस्तांतरित किया गया। जब टीबी का उत्पादन 5000 था
तो गेहूं का उत्पादन 0 लाख टन था। जब हम टीबी के उत्पादन को 4000 किए तब हमको गेहूं का उत्पादन जो है 5 लाख टन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यही बता रहा है कि जब अधिक से अधिक संसाधन एक अवसर से दूसरे अवसर में स्थानांतरित किए जाते हैं तब सीमांत अवसर लागत में वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, सीमांत अवसर लागत में क्या होती है? वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। अब हम चलते हैं तीसरे में। पीपीएफ का घुमाव केवल एक वस्तु की तकनीक या संसाधनों में परिवर्तन के कारण होता है। एक वस्तु की तकनीक या संसाधनों में परिवर्तन के कारण होता है। और चौथा जो पॉइंट है वो है कि पीपीएफ का खिसकाव मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, दोनों वस्तुओं की तकनीक या संसाधनों में परिवर्तन के कारण होता है। पीपीएफ वक्र केंद्रीय समस्याओं को निम्न प्रकार हल करने में सहायता करता है। ये जो पीपीएफ वक्र है, पीपीएफ वक्र मतलब उत्पादन संभावना वक्र, केंद्रीय समस्याओं को निम्न प्रकार से हल करता है। केंद्रीय समस्याएं मैं पढ़ाया था पिछले वीडियो में। केंद्रीय समस्याएं क्या क्या है अर्थव्यवस्था की? तो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। बस इसी के बारे में बताया है कि इसको उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से अलग अलग वस्तुओं की तुलना कर हम उसके विभिन्न संभावित जो संयोजन है उसको प्रकट करते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए उत्पादन संभावना अनुसूची और वक्र। यहाँ पे लिखा है उत्पादन संभावना अनुसूची। अनुसूची का मतलब होता है इस टेबल को बोल रहा है। अनुसूची मतलब एक प्रकार का टेबल, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये टेबल है यही। ठीक, और वक्र मतलब होता है एक ग्राफ। ग्राफ कहाँ पर है? तो ये देखिए ग्राफ, ये हो गया, ये वक्र है। क्या है? ये वक्र, ये जो ग्राफ बना है यही वक्र है। ठीक, तो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। उत्पादन संभावना सूची, उत्पादन संभावना अनुसूची और वक्र। मान लीजिए एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था अपने वर्तमान संसाधनों और उपलब्ध तकनीक के पूर्ण उपयोग से केवल 2 वस्तुओं जैसे टीबी और गेहूं का उत्पादन करती है। माना कि, ठीक है, टीबी और गेहूं का उत्पादन करती है, जिनकी एक काल्पनिक अनुसूची नीचे दी गई है। अब यहाँ पर ए बी सी, अभी हमने इसका चर्चा कर लिया शुरू में ही, ये सब संयोजन दिया हुआ है और यहाँ पे मात्रा दी हुई है टीबी का और गेहूं का। तो हम 5000 टीबी उत्पादन करेंगे तो गेहूं का उत्पादन 0 होगा, 4000 करेंगे तो गेहूं का उत्पादन 5 लाख टन, 3000 करेंगे तो यहाँ पे 10 लाख टन, 2000 करेंगे तो 12 लाख टन। ऐसे इस प्रकार से जो है संयोजन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में हमने आगे भी डिस्कस किया हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। उपरोक्त तालिका में दिए हुए समस्त संसाधनों से टीबी और गेहूं के उत्पादन की 6 वैकल्पिक संभावनाएं दिखाई गई है। ABCDEF 6 ठो संभावना दिखाया है। इसे हम रेखा चित्र 1.1 प्रतिबिंबित कर सकते हैं। टीबी को y अक्ष पर और गेहूं को x अक्ष पर दर्शाया गया है। रेखा चित्र में बोल रहा है मतलब यहाँ पर देखिए, ये टीबी को हम क्या किए, यहाँ पर y अक्ष में ये वाला और गेहूं को इस नीचे वाले अक्ष में दर्शाए हैं, यही बता रहा है। फिर उसके बाद आगे बता रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र एफ के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था अपने समस्त संसाधनों को केवल गेहूं के उत्पादन में लगाती है तो OF गेहूं की मात्रा उत्पादित होगी। OF गेहूं की मात्रा, अगर क्या बोल रहा है कि जितने भी संसाधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, सबको हम किस में लगा दिए? गेहूं के उत्पादन में लगा दिए, तो हमारा गेहूं का उत्पादन कैसा होगा? OF गेहूं की मात्रा उत्पादित होगी। यहाँ पर OF कहाँ पर है? तो ये देखिए, ये इसको हम बोले हैं O और इधर है